गाइस, वेलकम ऑन बोर्ड। मैं हूं आशीष ठाकुर और आज की वीडियो में बहुत ही बढ़िया टॉपिक लेके आया हूं मैं। तो उससे पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, क्या आप लोगों को मालूम है कि जितने पैसे आप कॉलेज में खर्च कर रहे हो वो आप कब तक रीपे कर पाओगे? मतलब कितने शिप लगेंगे और कितने साल लगेंगे? सो इस वीडियो में मैंने फुल डिटेल्ड वीडियो बनाई है। इसके ऊपर मैंने अपने आप को लेकर के इस पे बनाई है कि मेरे मेरे को कितना टाइम लगा, मुझे कितने शिफ्ट लगे और कितना साल लगा, उसके बारे में मैंने फुल ऑन इसमें बताया है। ऐसा कंटेंट मुझे लगता है अभी तक है नहीं, तो लाइक दे दो। और ये मैं इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज लोगों को पता होना चाहिए, जो मैरिन फील्ड में आने वाले हैं या ऑलरेडी कॉलेज में हैं या फिर ऑलरेडी सेलिंग कर रहे हैं, उनको मालूम ही नहीं कि भाई उन्होंने कब तक पे किया था या कब करने वाले हैं। तो इस वीडियो से आप लोगों को सब मालूम चल जाएगा। इस वीडियो को एंड तक देखना। और अगर अभी आप जो स्क्रीन देखने वाले हो वो है मेरे आईपैड की स्क्रीन, जिसमें मैंने फुल डिटेल कैलकुलेशन किया है। पिछले 2 या 3 दिन से मैं इसके ऊपर रिसर्च कर रहा था और मेरे को जो भी मिला है मैं आप लोगों को फुल शेयर कर रहा हूँ। सो गाइज, अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि कॉलेज जो फीस है कितनी है। उसी हिसाब से हमको मालूम चलेगा कि भाई क्या सीन है और कितने टाइम पर हम लोग जो है अपना लोन, या फिर अगर हमने पेरेंट्स से लिए हैं या फिर हम लोगों ने खुद इन्वेस्ट किए हैं, कैसे पे कर लेंगे। जस्ट अ माइंड सेट मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, जिससे कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा आपका फ्यूचर का क्या सीन है। तो अगर हम लोग कॉलेज फ़ीस की बात करें तो 4 डिपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं। पहला है आपका बीटेक, जो मैंने किया है मैरिन इंजीनियरिंग में, और ये था 4 इयर्स का कोर्स। अगर आप इन 4 ईयर्स के कोर्स को देखोगे तो इट डिपेंड्स नाउ डेज़। अगर हम 2023 की बात कर रहे हैं तो मेरे टाइम पे 2012 और 2014 के बीच में वहाँ पर जो अमाउंट थी वो कम थी, अभी बढ़ गई है। तो फॉर बीटेक मैरिन इंजीनियरिंग 4 इयर्स के कोर्स के लिए आपको 15 लाख से 22 लाख तक 4 साल का पूरा खर्चा आता है। तो आप अज्यूम कर सकते हो, उसी हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आप कब तक और कौन से शिप तक अपना जो ये है वो वापस कर पाओगे। तो अगर हम लोग इस 22 लाख की बात करते हैं, अब आपका जो सैलरी है इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द शिप। कौन सा टाइप का शिप है, बल्क कैरियर है या फिर आपका ऑयल टैंकर है या फिर गैस कैरियर है। एक्चुअली अगर हम देखा जाए कि तो एक रफली अमाउंट जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, अपना जो मेरा जो कितने टाइम लगा था वो आप देख करके समझ जाएंगे। और दूसरा होता है कि आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है, मतलब आप कितने जल्दी शिप पे चढ़ जा रहे हो। तो ये आपका बीटेक का सीन मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं डीएनएस। डीएनएस मतलब कि डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, जो 1 साल का कोर्स है। उसमें भी आजकल 4 लाख से 10 लाख का खर्चा आ रहा है। 1 साल का कोर्स है बट फिर भी इतना खर्चा है। तो उसी हिसाब से आप विजुलाइज कर सकते हो या प्लान कर सकते हो कि कैसा क्या सीन है। अगर हम लोग बीएससी इन नॉटिकल साइंस देखें, जो 3 साल का कोर्स है, दीज बोथ कोर्सेज डिग्री सेम ही है। जो 3 साल का कोर्स है अगर हम उसकी बात करें तो वो है 10 लाख से 14 लाख। जितना मुझे पता है इससे ज़्यादा भी हो सकता है, बट दिस इज़ फॉर 3 इयर्स। अगर हम लोग 6 मंथ्स की बात करें जीपी रेटिंग की, तो दिस इज़ अराउंड नॉट मच, 2 लाख से 6 लाख का है। बट जो मैं अपना बताने वाला हूँ दैट विल बी माई सैलरी एज अ मैरिन इंजीनियर। सो डीएनएस वालों का सैलरी फॉर डेक कैडेट्स विल बी डिफरेंट, और हम लोग का एज अ ट्रेनी मैरिन इंजीनियर जो था वो डिफरेंट था, थोड़ा ज़्यादा है। बट आजकल मैंने देखा है कि ऑलमोस्ट दोनों का सेम ही है। और अगर आप जीपी रेटिंग करते हो और अगर आप ट्रेनी जा रहे हो जीपी रेटिंग में, ट्रेनी वाइपर या फिर ट्रेनी ओएस, तो आप लोग की सैलरी जो स्टार्टिंग की मंथ की है दैट विल बी फ्रॉम $200 टू $500। $500 मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया है, के बीच में ही रहेगी, और दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द शिप। तो उसी हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो। जो जीपी रेटिंग वाले हैं उन लोगों का जो फर्स्ट ट्रेनिंग पीरियड होता है वो 9 मंथ्स का होता है। और अगर हम लोग बीएससी और नॉटिकल साइंस की बात करें उनका भी ऑलमोस्ट 9 मंथ्स का ही होता है। टीएमई की बात करें तो उनका भी 9 मंथ्स होता है। दैट ऑल्सो डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ द शिप और कौन सी कंपनी है।
ओनरशिप कंपनी है, मैनेजमेंट कंपनीज़ हैं। मैनेजमेंट कंपनीज़ जो है ऑलमोस्ट 9 महीना ही करवाती हैं। आजकल तो मैंने देखा है कई मैनेजमेंट कंपनीज़ आपको मतलब 6-6 महीने के 3 शिप्स करवा रही हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, जिससे आप लोगों का एक्सपीरियंस बढ़े। अब हम लोग बात करते हैं कि जो पैसा आप कॉलेज में लगाने वाले हो वो कहाँ से लेंगे। नाउ अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा जो पैसा था दैट वाज गिवन बाय माय पेरेंट्स, दैट मीन्स माय फादर। जो मेरा 12 लाख रुपया खर्चा हुआ है वो सब मेरे पापा ने दिया है। सो आई एम बिट लक्की कि मेरा जो इतना बड़ा अमाउंट खर्चा था वो मेरे पापा ने दिया है। तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटस और जितना मैंने रिसर्च किया उसके हिसाब से मुझे पता लगा है कि 40% जो सेलर्स हैं वो अपने कॉलेज की फ़ीस जो है उनके पेरेंट्स देते हैं। 40%। अगर हम 10% की बात करें तो 10% वो लोग हैं जो लोग फैमिली, फ्रेंड्स या रिलेटिव से बोरो करते हैं पैसे और फिर बाद में उनको रिटर्न करते हैं जब उनको सैलरीज मिलती हैं। और 60% ऐसे लोग हैं जो बैंक से लोन लेते हैं। अभी आप बैंक से जो लोन है, मैंने रेड में लिखा है बिकॉज दिस इज़ वेरी डेंजरस। चलो आपने पेरेंट्स से लिया, रिटर्न करना है नहीं करना है वो बात अलग है। अगर आपने फैमिली से भी लिया तो एक्सटेंड हो सकती है बात, बट अगर आपने बैंक से लोन लिया है तो इट इज़ नॉट एक्सटेंडेबल। एंड उनका अपना अपना ईएमआईज़ होती है और उस ईएमआईज़ में भी ये लोग इंटरेस्ट लेते हैं। तो मतलब अगर आप जितना लेट करते जाएंगे बैंक में, जितना लेट करते जाएंगे उतना आपको इंटरेस्ट जो है वो बढ़ता जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें जो ईएमआईज़ हैं वो आपकी कॉलेज के बाद शुरू होती हैं, जितना भी मुझे मालूम है बैंक लोन का हिसाब, और वो कॉलेज के बाद शुरू हो जाती हैं। तो अगर आपने कॉलेज ख़त्म कर लिया है बट आपके पास शिप नहीं है, स्टिल यू हैव टू पे द ईएमआईज़। आप एक्सटेंशन ले सकते हो बैंक से बात करके, बट ये बहुत रेयर सिनेरियो होता है। अभी कितना ईएमआई देना है, क्या करना है, कितने पैसे का लोन लिया है, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन द बैंक। कौन सा बैंक है, अमाउंट कितना है, एंड वो बैंक कैसे आप लोगों को हेल्प कर रहा है कि आप अपना ईएमआई पे कर पाएँ। नाउ आप लोग सोच रहे होंगे मैं ये आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ। ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप इन सब कैटेगरीज़ में लाई करते हो, अगर हम लोग इसको फर्स्ट कैटेगरी बोल दें, इसको सेकंड कैटेगरी बोल दें और इसको थर्ड कैटेगरी बोल दें, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि भाई रिस्क कहाँ पर ज़्यादा है और कहाँ पर कम है। तो उसी हिसाब से आप प्लान कर सकते हो कि आप जो पैसा स्पेंड कर रहे हो कॉलेज में वो कब तक आप रिटर्न कर सकते हो। सो गाइज दिस इज़ द फॉर्मेट जो मैंने कैलकुलेट किया है, और कैसे कैलकुलेट किया है वो मैं आप लोगों को अभी एक्सप्लेन करूँगा। तो मेरा जो कॉलेज फ़ीस थी, ये जो आप देख रहे हैं कॉलेज फ़ीस, इट वाज अराउंड 10 लैक्स। मतलब 4 साल के लिए मैंने 4 ईयर्स के लिए मैंने 10 लाख रुपए दिए हैं, क्योंकि मैंने बीटेक मैरीन इंजीनियरिंग में डिग्री ली है। तो चलो 4 साल का पकड़ लेते हैं, एक्स्ट्रा जो था वो हमको पड़ा 2 लाख रुपए। तो टोटल मेरा खर्चा अगर मैं देखूंगा तो वो है अराउंड 12 लैक्स रुपीज़। नाउ ये कॉलेज का मेरा टोटल खर्चा है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये जो टोटल खर्चा है मैंने कैसे और कितने शिप मुझे लगे इस खर्चे को पूरे करने के लिए। तो आप उसी हिसाब से अपना जो स्टाइल है और जो आप जैसे कॉलेज में गए हो कितने रुपए लगे हैं और कितना आपको लग सकता है जब आप शिप में जाओगे वो आप पता कर सकते हो। तो पहला शिप जो है मुझे अराउंड 1 साल के बाद मिला था। कॉलेज के बाद 1 साल मैंने स्ट्रगल किया था, उसके बाद मुझे पहला शिप मिला था। और जो मेरा पहला शिप था वो था बल्क कैरियर। तो बल्क कैरियर के हिसाब से ये सब मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो फर्स्ट शिप में मुझे पर मंथ मिलता था $725 एज अ TME। तो मेरा सेलिंग पीरियड जो था फर्स्ट शिप का वो था 11 मंथ्स। तो अगर 11 मंथ्स के हिसाब से 725 मैं कैलकुलेट करूँगा तो मुझे टोटल आता है मेरा $7,975। तो उस टाइम पे डॉलर का एक्सचेंज रेट 76 चल रहा था। तो अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो मुझे पता लगता है कि मेरे पास आते हैं 6 लैक्स रुपीज़। तो वो जो 6 लाख हैं मेरे पास अब आ जाते हैं एज अ रुपीज़। ठीक है। अभी नेक्स्ट इसके बाद क्या आता है कि मैंने उसके बाद अगर मैंने बीटेक किया है तो मुझे MEO का क्लास 4 एग्ज़ाम क्लियर करना था।
टू गो एज अ फोर्थ इंजीनियर इन द नेक्स्ट शिप। ये करना ही पड़ता है। तो अगर मैं एम क्लास 4 की बात करूं तो मैंने ऑलमोस्ट 1,50,000 रुपये इसमें खर्च किए हैं। ये मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके आपको लिखा हुआ है। और मान लेते हैं कि भाई एक्स्ट्रा खर्चा मेरा 50 लाख, पर्सनल खर्चा मेरा 50,000 रुपया आया है। तो मेरे पास कितने रुपए बचते हैं? जितना मैंने कमाया है उसमें से मुझे बचते हैं अराउंड 4 लाख रुपए। मतलब ये सब मैं आइडियल सिचुएशन लेके चल रहा हूँ। आप लोगों का और ज़्यादा भी खर्चा हो सकता है और कम भी खर्चा हो सकता है। तो ऑलमोस्ट मुझे 1 साल लगा इसके लिए, क्या बोलते हैं, अपना एम क्लास 4 क्लियर करने के लिए। तो टोटल मेरे 2 साल जो है कॉलेज के बाद मैंने एम क्लास 4 मेरा कंप्लीट हो चुका है और मैंने फर्स्ट शिप में सेलिंग कर ली है। तो अब नेक्स्ट ईयर आते हैं, दैट इज़ द थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में मैंने सेकंड शिप ज्वाइन किया। तो जो सेकंड शिप मैंने ज्वाइन किया वो पहले मैं जूनियर इंजीनियर गया हूँ फॉर 4 मंथ्स, और उसके बाद मुझे जूनियर इंजीनियर से प्रमोशन मिली है फोर्थ इंजीनियर की। और फोर्थ इंजीनियर मैंने उस जहाज़ पे 2 मंथ्स का किया है। तो 4 मंथ जब मैं जूनियर इंजीनियर था तब मेरे को मिलते थे $750, और जब नेक्स्ट मुझे प्रमोशन मिली और 2 मंथ के लिए मुझे मिलते थे $2,130 एज अ फोर्थ इंजीनियर इन बल्क कैरियर्स। तो अगर हम इसको टोटल डॉलर्स में कन्वर्ट करते हैं तो मेरे पास आते हैं $7,260, नॉट अ बैड अमाउंट। और उसको अगर हम इन रुपीज़ टोटल करते हैं, उस टाइम का एक्सचेंज रेट भी अराउंड 76 से 78 चल रहा था। तो मेरे पास टोटल बनते हैं 5,50,000। तो सेकेंड शिप के बाद तो मुझे कोई एग्ज़ाम देना नहीं है, तो मेरा जो पर्सनल खर्चा मैं ले लेता हूँ, अपना पर्सनल खर्चा जो है वो मैंने 2 लाख रुपया सपोज स्पेंड किया। तो मेरे पास जो सेकेंड शिप का रिमेनिंग पैसा बचता है वो है 3,50,000। तो सेकेंड शिप का मेरा 3,50,000 और फर्स्ट शिप में मैंने सेव किए थे 4 लाख। तो वो टोटल अगर बन जाते हैं, वो टोटल बन जाते हैं 7,50,000 रुपये। कॉलेज में मैंने अभी भी 12 लाख रुपए खर्च किए हैं, जो कि सेकंड शिप में भी अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। चलो भाई, अभी हम नेक्स्ट ईयर दैट इज़ द फोर्थ ईयर में घुस जाते हैं, क्योंकि मैंने थर्ड जो सेकंड शिप करने के बाद मैंने अराउंड 6 मंथ्स का ब्रेक लिया था और उसके बाद मैं थर्ड शिप ज्वाइन किया था। मैंने हमेशा जो ब्रेक है वो अराउंड 4 से 6 महीने का ही लिया है। आप लोग 1 महीने के बाद भी ज्वाइन कर सकते हो, 2 महीने के बाद भी ज्वाइन कर सकते हो, पर मैं अपना बता रहा हूँ। तो अगर मैं फोर्थ ईयर में मैंने अगर थर्ड शिप ज्वाइन किया और थर्ड शिप में मुझे एज अ फोर्थ इंजीनियर 2,350 रुपीज़ मिलते थे, डॉलर्स सॉरी, और मैंने 6 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट किया, तो मेरे बनते हैं $14,100, जैसे कि आप यहाँ पर कैलकुलेशन में देख रहे हैं। और वो $14,100 को अगर मैं कन्वर्ट करता हूँ तो वो बन जाते हैं 11 लाख। तो 11 लाख और ये 7 लाख, तो अगर मैं दोनों को मिलाऊंगा तो हमारे अराउंड आ जाते हैं 18 लैक्स। मतलब दिस इज़ गुड इनफ टू पे बैक योर कॉलेज अमाउंट। सो मतलब थर्ड शिप में मेरा जो भी कॉलेज का मैंने खर्चा किया था वो ड्यूज़ हो गया कंप्लीट। तो मतलब अराउंड आप लेके चल सकते हो कि थर्ड शिप या फोर्थ शिप में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। सो गाइस, अभी तक आप लोगों को पता ही लग गया होगा भाई कि कितना क्या सीन है, कितना टाइम लगेगा और कितने साल लगेंगे। मैंने अपना पर्सनल जो एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ शेयर किया है। सबका अपना अपना हो सकता है, अलग अलग हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कोर्सेज विच यू ऑप्ट फॉर। तो सबका अपना अपना हो सकता है, सबकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा कम हो सकती है। मैंने अपना एक आइडियल सिचुएशन आप लोगों को बताया है, तो इस हिसाब से ना आप अपना फ्यूचर प्लानिंग कर लो। तो अगर आप ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे प्यारे कंटेंट में नेक्स्ट वीडियो में।